इधर देखो, अभी क्या हुआ कि हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, इसके ऊपर IMF का बहुत ज़्यादा कर्जा है। ऐसा नहीं कि कर्जा हमारे पास नहीं है, कर्जा हमारे देश के पास भी है। और हमारे देश के अलावा दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, हर देशों के पास कर्जा है, चाहे वह अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी देश हो। कोई ऐसा देश नहीं है दूध का धोया कि उसके पास कर्जा ना हो। किसी के पास IMF का कर्जा है तो किसी के पास वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, मतलब है सबके पास। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो ये अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ये IMF के कर्जदारों की जो लिस्ट है उसमें चौथे पायदान पर आ गया है। कौन सा नंबर है इसका? चौथा। देखिए, IMF के कर्ज के अगर हम बात करें तो IMF के कर्ज में सबसे पहले पायदान पर अगर कोई देश है तो वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के बाद मिस्र, आप सभी को पता होगा, अफ्रीका का देश है, उसके पास भी IMF का कर्जा खूब है। उसके बाद तीसरे नंबर पर यूक्रेन आता है। देखिए, यूक्रेन ज़रूरी है कि उसके पास कर्जा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चलेगा तो निश्चित है कि यूक्रेन किसी से तो कर्जा लेगा, तो ऐसे समय में कौन साथ देगा? देखिए, वर्ल्ड बैंक जो होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए पैसा देती है, और जो IMF होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए पैसा देती है। ठीक, अब IMF से यूक्रेन भी पैसा लिया। उसके बाद यूक्रेन के बाद आप नाम सुनेंगे इक्वाडोर का। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वाडोर, वो भी IMF से खूब कर्जा लिया। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इक्वाडोर को पीछे छोड़ दिया। पहले पाकिस्तान का नंबर था 5वां और अब वर्तमान में पाकिस्तान का नंबर कौन सा हो गया? चौथा। मतलब IMF के कर्जदार की सूची में अगर हम 10 देशों को उठा के देखें तो उसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर आएगा? चौथा नंबर आएगा। और ये बहुत उस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए, अगर आप ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं तो आपके देश में महंगाई भी ज़्यादा बढ़ेगी। इस बार IMF ने कुछ शर्तों को रखा है, तब जाके उसे $3 अरब दिया है। पहले तो नहीं दे रहा था, कुछ शर्तें रखी। देखिए, पहली शर्त उसने क्या रखा? IMF ने पाकिस्तान से साफ कहा कि मैं आपको जो पैसा दे रहा हूँ, इस पैसे में आप अपनी जनता को या आपकी जो गवर्नमेंट है वो जनता को किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं देगी। लोभ का मतलब समझते हैं? लाभ, कि जैसे मान लो हम बिजली बिल माफ़ कर देंगे, हमें सरकार बना दो, ठीक है, हम ये कर देंगे, हमारी सरकार बनवा दो। ऐसे में पैसा तुम्हारा कहाँ से आएगा? तो IMF का पैसा है ना। तो कह रहे हैं कि आपको ये पैसा ऐसी जगह यूज करना है जिससे आपकी अर्थव्यवस्था में उछाल आए। फालतू के कामों में आप पैसा नहीं अपना यूज करोगे। तो पाकिस्तान ने कहा है हम फालतू के कामों में पैसा यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बिजली में सब्सिडी दी जाती है, गैस में सब्सिडी दी जाती है। तो IMF ने साफ कह दिया है कि आपको जो बिजली आपके पास है, आप जो जनता को बिजली दे रहे हैं, वो सब्सिडी बंद कर दीजिए। भाई, सब्सिडी देने का मतलब क्या हुआ? सरकार अपने जेब से तो दे रही है। बात समझो भाई, वोट के चक्कर में तुम फ्री दे रहे हो, लेकिन घाटा किसका हो रहा है? तुम्हारा ही हो रहा है, जनता को कुछ नहीं हो रहा। जनता को उसको बाद में परिणाम मिलेगा, लेकिन तुम्हें पहले मिल जाएगा। तो IMF ने साफ कह दिया है कि आप अपनी जनता को सब्सिडी नाम की कोई चीज़ नहीं दोगे। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब राजनीतिक दल उथल पुथल करते हैं। बात समझ में आ रही है? और जहाँ राजनीतिक दल उथल पुथल करें तो याद रखना देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई। जैसे हमारे देश में देखिए, हमारे देश में बहुत कम राजनीतिक तौर पर केंद्र स्तर पर उथल पुथल होती है। चाहे गठबंधन से सरकार बने या पूर्ण बहुमत से सरकार बने, 5 साल वो लोग चला ले जाते हैं ना। पाकिस्तान में इतिहास गवाह है कि 5 साल कोई वहाँ का प्रधानमंत्री सरकार चलाया हो, कभी नहीं चला पाए। और जो प्रधानमंत्री बन गया उसका बंगला दुबई में बन गया, उसका बंगला लंदन में बन गया, उसका बंगला इंग्लैंड में वाशिंगटन में बन गया। मतलब जहाँ देखो
वहाँ उनके बंगले हैं। क्यों? क्योंकि पैसा का पूरा लेखा जोखा, पैसा, टैक्स वैक्स सब किसके पास इकट्ठा हो रहा? प्रधानमंत्री के पास। वो पूरा अपना वहाँ बना के रखा रहा। उसके बाद IMF ने और एक बात कही है कि आप अपनी सेना पर जो पैसा खर्चा करते हो इसे कम करो, यही पैसा आप किसी उद्योग धंधे में लगाओ। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए सेना पर क्या होता है, जो हम पैसा खर्चा कर देते हैं सेना पर, तो सेना का क्या, सेना कोई कंपनी है क्या कि वहाँ पर कोई माल बनेगा फिर वो माल बिकेगा तो हमें मुनाफा होगा? कोई कंपनी तो है नहीं। सेना के ऊपर हम जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर हमारे पास पाकिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, ठीक है, म्यांमार, ये अगर पड़ोसी देश ना हो तो हमें सेना रखने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि समस्या ये होती है कि अब इनसे हमें बचना है तो फिर भाई सेना तो रखनी पड़ेगी ना। तो भारत का भी सेना में बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक है। सेना हमारी सुरक्षा देती है, करती है कि नहीं करती? अब सुरक्षा करती, लेकिन कोई चीज़ बनाती तो नहीं है। अगर सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें तो किसी का पैसा नहीं खर्चा होगा और वही में कोई बड़ा उद्योग खुल जाएगा और उससे 4 गुना लोगों को क्या मिल जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। सही बता रहे हैं। और जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है, अमेरिका और कनाडा के बीच में कोई सैनिक नहीं रहता, बॉर्डर है ही नहीं। लेकिन हाँ, वो लोग ईमानदार हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं बॉर्डर पार करते। अगर वीज़ा कनाडा ने अमेरिका वालों को दिया तो ही वो पार करेंगे, अगर वो वीज़ा नहीं पाया तो फिर नहीं जाएंगे, चाहे कोई हो और चाहे ना हो। यहाँ इतना से पूरी सुरक्षा है, सब चीज़ सिक्योरिटी इतनी टाइट है, तब तो ये पार से वो पार सामान अपना सब निकलते हैं लेकर। तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को IMF ने साफ चेतावनी दी कि आप सेना पर खर्चा कम करोगे, ठीक है। अगर सेना पर वो खर्चा ज़्यादा करोगे तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था पटरी में कभी नहीं आएगी। कर्जा तो तुम बराबर ले ही रहे हो। चीन से उसका कर्जा है, सऊदी अरब से उसका कर्जा है, UAE से उसका कर्जा है, हर देश से तो ले लिया, IMF से ऊपर से लिया। वर्ल्ड बैंक अब देने के लिए नहीं तैयार है। वर्ल्ड बैंक साफ कहती है कि कोई बड़ा काम करो तो मेरे से मिलना, और बाकी चुट पुट के कामों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, साफ मना कर दिया। और देखो पाकिस्तान का अगर हम बात करें, अमेरिका का $1, ये आप जो मुद्रा देख रहे हैं ना, ये अमेरिका का डॉलर है। कितने डॉलर है? $100। $100। अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका का 100 रुपया भारत का 8,500 के बराबर है। अमेरिका का 1 रुपये और भारत का 8,500, अमेरिका के कितना? 100 रुपये, अब भारत का 8,500 रुपये के बराबर है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अमेरिका का 100 रुपये तो पाकिस्तान के कितने रुपए के बराबर है? आपको जानकर आश्चर्य होगा। सुनो, देखिए बताया जाता है कि लगभग 270 रुपये पहुँच गया है। अमेरिका का 1 रुपये, पाकिस्तान का 270 रुपये। अब समझ लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान दिवालिया की कगार में है, और जब पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा ना तो वहाँ पर महंगाई अपने चरम पर पहुँच जाएगी। दूध जानते हो 700-800 रुपये लीटर बिकेगा, गैस 4,000-5,000 का सिलेंडर मिलेगा, सब्जी, मांस, मदिरा ये न जाने कहाँ आसमान में पहुँच जाएंगे। अभी श्रीलंका दिवालिया हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना। तो यही कंडीशन किसकी हो जाएगी? पाकिस्तान की हो जाएगी। और अच्छा ऐसा नहीं है, एक बार हमारे देश में भी ये कंडीशन हुई थी 1992 में, लेकिन खैर ये तुम्हें बाद में बताएंगे भारत कैसे इस समस्या से निकला। समझ रहे? इसीलिए कहा जाता है व्यक्ति को पढ़ा लिखा और समझदार दोनों होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के 90% गधा हैं, वहाँ के नेता, वहाँ के लोग सब गधा, 90%। जब इनका ना तो समझदारी है और ना पढ़ाई लिखाई है। बात समझ में आ रही है? ये समझिए कि सब मोहम्मद बिन तुगलक जैसे यहाँ हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को बताया जाता बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन वो ऐसी नीतियाँ बनाता था कि उसकी नीतियाँ फेल हो जाती थी। और अकबर को बताया जाता वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर जो नीतियाँ बनाता तो उसकी नीतियाँ सफल होती थी।
इसीलिए कहा जाता है राजनीति में पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता, राजनीति में समझदार व्यक्ति जरूरी है। बाकी पढ़े लिखे IAS PCS लेवल के जो अधिकारी वो तो देश चला, वो तो कर ही लेंगे लेखा जोखा का पूरा काम। बाकी जो नीति आप बना रहे हो उसमें कितनी आपके अंदर समझदारी है, उसका क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा, वो व्यक्ति के अंदर ये सोचने की क्षमता होनी चाहिए। और पाकिस्तानियों के किसी के अंदर नहीं, 2% हटा दो, बाकी सब वही है। तो जहाँ की लोगों में अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो अच्छी सोच कहाँ से आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है, और यही कारण है कि आज वो मुल्क दिवालिया की कगार में। बताओ, शर्म की बात है कि IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार, IMF का चौथा सबसे बड़ा कर्जदार, शर्म की बात है। देखिए, देश कर्जे में है, इसमें जो देश को चलाने वाले उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। असर किस पर पड़ेगा? हमारे और तुम्हारे ऊपर। तो पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनके ऊपर 1% असर नहीं पड़ेगा। असर किसके ऊपर पड़ेगा? वहाँ की जो आवाम है, जनता है, उनके ऊपर पूरा असर पड़ेगा। बात समझे? अब पता लगा हम मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, हमें तो सब चीज़ फ्री मिल रहा है ना, तुम मर जाओ, बाकी दूध कौन खरीदेगा? तुम खरीदियो। है जियो का रिचार्ज को ले हो, तुम ले हो, तो कुल मिला के महंगा कौन होगा? वही तो महंगा होगा। और जब वो महंगा होगा तो हमें तो भैया सब चीज़ फ्री है ना, आना जाना रहना खाना पीना मेडिकल सब कुछ हमारा फ्री है, तो हमें कौन किस बात की दिक्कत है? बाकी तुम्हारे ऊपर दिक्कत आएगी। तो वहाँ की जनता इस बात को बिल्कुल समझ ही नहीं रही है कि ये दिक्कत हमारे ऊपर आएगी और किसी के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें, जो गवर्नमेंट हर चीज़ फ्री देती है ना, तो याद रखना वो गवर्नमेंट आपको आगे लूटेगी, क्योंकि फ्री नहीं देना चाहिए, कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ये जो अनाज फ्री की है ना, तो अनाज जो फ्री किया है, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है। और नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी ना होती प्रेजेंट टाइम पर, तो भारत हमारा न जाने कहाँ पहुँच जाता। फ्री का मतलब समझते हो कितना नुकसान होगा गवर्नमेंट को? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो गवर्नमेंट कह देती है, जो पार्टियाँ राजनीतिक पार्टियाँ होती है, वो कहती है ना कि हमारी सरकार आप बनाइए, हम किसानों का बिल माफ़ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे न जाने क्या क्या वादे करते हैं कि नहीं करते? तो मैं आपको बता दूं, जो ये वादे करे तुम उससे वोट कभी नहीं देना, जीवन में वोट उसे मत देना, क्योंकि वो वादे करेंगे, मानते हैं बात, ठीक है, जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी, मानते हैं बनेगी, बाद में फ्री करेंगे, लेकिन किसी चीज़ का रेट बढ़ा देंगे। मतलब इस साइड से तुम्हें देंगे और उस साइड से रेट बढ़ा के ले लेंगे, तो महंगाई बढ़ जाएगी। और ये जनता ये चीज़ को नहीं सोचती, जनता इस चीज़ को समझती ही नहीं है। कभी भी उसे वोट मत देना, उसे कहो हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें कोई चीज़ फ्री, हमें आप वो चीज़ दो कि जिससे हम उस चीज़ को खरीद सकें। ज़रूरी नहीं कि हमें सरकारी नौकरी दो, अच्छे अच्छे उद्योग धंधे लाओ, हम लोग उसमें काम करेंगे, सामान बनेगा, हमारे देश से वो सामान दूसरे देश जाएगा, देश के जो मुद्रा कोष है उसमें भी इजाफा होगा, हमारी मुद्रा कोष में उसमें भी इजाफा होगा। हमें फ्री नहीं चाहिए। बात समझे? जितने भी विकसित कंट्री है, कोई भी कंट्री कोई चीज़ फ्री नहीं करती जनता के लिए, उसको व्यवस्था करेगी कि आप ये क्षेत्र है, ये यहाँ पर आप काम करिए, यहाँ पर आपको इतना पेमेंट मिलेगा। समझ रहे हैं? एक दिन और एक चीज़ और बता दूँ, एक दिन वो आएगा जब भारत की 100% जनसंख्या पढ़ी लिखी हो जाएगी, तो ये फ्री वाला मामला ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो पाकिस्तान की सरकार भी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे वादे करती है, हम गैस फ्री कर देंगे, हम पेट्रोल फ्री कर देंगे, हम बिजली फ्री कर देंगे। IMF ने तगड़ा झटका दिया, फ्री के चक्कर में अगर रहोगे ना तो एक दिन पूरा देश फ्री हो जाएगी। और क्या, दिवाली का मतलब क्या, एक दिन पूरा तुम्हारा देश फ्री हो जाएगा। जैसे हम ही तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभी मेरी इनकम ज़्यादा नहीं है,
मुझे रूम भाड़ा भी देना है, सब कुछ देना, पूरी व्यवस्था करनी है। अब पता लगा मैं कह दूँ कि नहीं आइए मेरे पास पूरा फ्री है, तो मैं कहाँ से दूंगा? एक दिन तो मैं खुद फ्री होकर भाग जाऊँगा। जब तक मेरे जेब में होगा तब तक तो मैं दूंगा। तुमसे 1 रुपया मैं ले नहीं रहा, और फिर उसके बाद मैं भाग नहीं जाऊँगा? भाग जाऊँगा ना, तो तुम हो फ्री, हम भी फ्री। तगड़ा झटका दिया, अच्छी बात है यार, है ना? जो आता है वही फ्री। ठीक है, समझ में आई इतनी बात?